नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि 5 बज चुके हैं और 5 बजे आपकी एक क्लास होती है जो आपकी साइंस की क्लास होती है। और इस साइंस की क्लास में अभी हम क्या कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। हम प्रीवियस ईयर पेपर को कंप्लीट कर चुके हैं। हमने 40 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किया है। आज हम प्रैक्टिस सेट पर ध्यान दे रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि हम यहाँ से पता करते हैं कि हमने कितना पढ़ा है, हमारे कितने आंसर निकल रहे हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं। अगर ऐसा क्वेश्चंस आ गया, अगर ऐसा लेवल आ गया, तो मेरा आंसर कैसा रहेगा, मेरे आंसर निकलेंगे या फिर नहीं निकलेंगे। इसी वजह से ये सीरीज जो है आज उसका तीसरा पॉइंट है, यानी तीसरा सीरीज हम आपको लेके आए हैं, तीसरा प्रैक्टिस सेट हम आपके सामने लेके आए हैं। और ये प्रैक्टिस सेट आपकी रोजाना चल रही है, तो आप शाम को 5 बजे मेरे साथ में जुड़ सकते हैं साइंस की क्लासेस के लिए। बाकी का आपको मैं बता दूं कि हम लोगों के द्वारा बाईएससी एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया गया है। और अगर आप चाहते हैं कि हम सस्ते में अच्छी तैयारी करें, तो सस्ते में अच्छी तैयारी के लिए आपको बस कुछ नहीं करना, आपको मोबाइल में जाकर प्ले स्टोर से बाईएससी ऐप डाउनलोड करना है। जैसे आप बाईएससी ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको सामने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ऑप्शन खुल जाएगा। तो आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद लॉगिन कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको यहाँ पे सस्ते सस्ते बैच मिल जाएंगे, और सस्ते ही नहीं, बहुत अच्छे बैच मिल जाएंगे। और आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिल जाएगा जो बहुत ही सस्ता है और अच्छा है, और कंटेंट अच्छा है। तब आप यहाँ पे खुद बोलेंगे कि हाँ सर, हमने यहाँ पे कुछ फायदा लिया है। भाई 99 में यहाँ पे बैच मिल रहे हैं, 99 रुपए में आपको यहाँ पे बैच मिल रहे हैं। चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे आपका दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो आपका साइंस का हो, या फिर अदर आपके बैचेस हो। तो आप कोई भी बैच लेना चाहते हैं, 99 में खरीदना चाहते हैं और अच्छा चाहते हैं और अच्छा पढ़ाई चाहते हैं, अच्छा कंटेंट चाहते हैं, और ऐसी स्ट्रेटजी भी आपसे शेयर की जाए जिससे एग्जाम क्वालिफाई हो, तो आप हमारी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। जान जुड़ चुके हैं? हाँ जी बिल्कुल। और जो साथी मेरे साथ में जुड़े हैं, स्माइल गर्ल, निशान, जान, सभी को नमस्ते भाई। और आपको पढ़ना है, आपको ग्रुप डी के लिए पढ़ना है, साइंस की क्लासेस के लिए पढ़ना है। और इसके अलावा एक चीज कह देता हूं, क्लास स्टार्ट करने से पहले कॉपी पेन लेके बैठना है। क्यों बैठना है? आप यहाँ पे से नोट करेंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमें यहाँ पे नोट करनी है, और वही आपके रिवाइज के टाइम पे इंपॉर्टेंट होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आता है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? कहता है यहाँ पे, निम्नलिखित को आहार श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी आप जानते हैं कि हम एक प्रकार से फूड चेन से जुड़े हुए हैं। क्या है? हम एक खाद्य श्रृंखला से जुड़े हुए हैं। अगर जुड़े हैं तो आप क्या कहेंगे, सर हम सबसे पहले किससे जुड़े होंगे, यानी हमें फूड कहाँ से मिलता है? तो आप कहेंगे सर उत्पादक से मिलता है। किससे मिलता है? उत्पादक से मिलता है, यानी प्रोड्यूसर से मिलता है। लेकिन उत्पादक कौन है? तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि सर उत्पादक तो पौधे हैं। तो पहले पोजीशन पर कौन आएगा? पहले पर आपका पौधा आएगा। और आप यहां पे देख पा रहे होगे कि सी पॉइंट जो है, वो धान वाला पार्ट जो है, वो इस पौधे का ही पार्ट है। तो जहां जहां सी दिया है, वहां वहां आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपको 4 ऑप्शन में सी है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आते हैं आपके उपभोक्ता। और उपभोक्ता जो आते हैं, इसमें सबसे पहले आता है प्राइमरी, यानी प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में वो आते हैं जिसमें कौन खाएगा, यानी जो उत्पादक को खाना पसंद करते हैं। अब यहाँ पे पौधे को कौन खाएगा? तो आप कहेंगे बकरी। आप कहेंगे, आप यहाँ पे बताएंगे बकरी के अलावा यहाँ गाय की बात करेंगे। लेकिन यहां हमें क्या दिया गया है? हमें तो यहां टिड्डा दिया गया है। तो टिड्डा हमारा जो ऑप्शन है वो इस जगह पे आ जाएगा। यानी ये क्या कर रहा है? ये धान को खाता है, इसलिए टिड्डी जो है वो आपका प्राइमरी हो गया। अब प्राइमरी पता चल गया। सर सेकेंडरी भी होता है, यानी द्वितीयक भी होता है। तो द्वितीयक हमारा क्या होगा? यानी द्वितीयक उपभोक्ता आपका कौन सा हो जाएगा? टिड्डी को कौन खाएगा? तो आप कहेंगे सर टिड्डे को तो मेढक खाता है। तो हम यहाँ पे द्वितीयक में इसको रखेंगे, मेढक को रखेंगे। और मेढक भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब मेढक को कौन खाएगा? तो मेढक को खाने वाला कौन? तो आप बताएंगे सर मेढक को खाएगा सांप। ठीक है, मेढक को कौन खाएगा? मेढक को खाएगा सांप। और सांप को खाने वाला आपका आता है टॉप प्राइमरी का, आपका कहलाएगा कंज्यूमर, और वो होता है आपका ईगल, जिसे आप कहते हैं गरुण। तो ये हमारी क्या बन जाएगी? एक फूड चेन बन जाती है। और फूड चेन के लिए याद रखना कि जब भी हम फूड चेन की बात करेंगे, फूड श्रृंखला की बात करेंगे, तो ये 5 टाइप में, यानी 5 प्रकार में चलती है, या 5 स्टेप में चलती है। तो ये इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले कौन आएगा? धान आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। यहां पे आएगा सी। फिर आता है टिड्डा, जो आपका ई में आता है।
फिर कौन आ रहा है, मेढक आता है जो आपका यहाँ पे ए पे लिखा हुआ है, सांप किस पे लिखा हुआ है, डी पे लिखा हुआ है, और गरुड़ किस पे लिखा हुआ है, बी पे लिखा हुआ है। इस प्रकार से हमारी जो बनेगी वो CEADB बनेगी। और आप यहाँ पे बताएंगे कौन सा ऑप्शन है CEADB, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बता दीजिए किसने आंसर दिया है यहाँ पे। गुड इवनिंग अर्चना, स्टडी मोटिवेशन, हाँ जी बिल्कुल। जान का आंसर सी है, राजू कुमार का आंसर बी है, आदित्य कुमार का आंसर आ चुका है, और अर्चना ने भी आंसर यहाँ पे बी दिया था, और यहाँ पे बी नहीं, आंसर बी आपका नहीं है। आपका आंसर कौन सा है, आपका ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, क्योंकि धान को खाने वाला टिड्डी, और टिड्डे को खाने वाला कौन, मेढक, और मेढक को खाने वाला कौन, सांप, और सांप को खाने वाला कौन, गरुड़। तो इस प्रकार से CEADB बन जाएगा, और यही आपका ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पे हमारा एनर्जी का ट्रांसफर होता है। अगर आप पेड़ से कुछ खा रहे हो तो आपका जो ट्रांसफर होगा एनर्जी का वो 10% का ट्रांसफर होगा, और इसे कहा जाता है लिंड्समैन का 10% का सिद्धांत, याद रखिएगा। ठीक है, आदित्य कुमार ने सही आंसर दिया है, जान का भी आंसर सही है, तो केवल 2 लोगों ने आंसर सही दिया है, बाकी सबके आंसर गलत हैं। भाई ध्यान दो इस चीज को, आप यहाँ पे साइंस की तैयारी कर रहे हैं और आप यहाँ पे प्रैक्टिस करने आए हैं, और प्रैक्टिस करने में गलतियां नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आपको पता है, मान लीजिए आप ट्रांसपेरेंट पानी के गिलास में ना BaCl2 डाल दें, और आप उसमें ना H2SO4 डाल दें, क्या होगा। सोचने वाली बात है ना, चलिए सोचोगे बाद में, लेकिन हम इसकी बात करते हैं। SO4 2 नेगेटिव और Ba2 पॉजिटिव की अभिक्रिया से बनने वाले BaSO4 की प्रकृति क्या होती है। तो प्रकृति यहां पे मुझे बतानी है किसकी, BaSO4 की, और इसने पहले ही बता दिया है कि यहां पे ना Ba जो बेरियम की बात कर रहा है, वो बेरियम जो है वो इसके साथ में मिलता है और क्या बना देता है, यानी SO4 के साथ में मिलता है, और ये क्या बना रहा है भाई, ये बना रहा है BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट को। ठीक है, मेरा बेरियम सल्फेट बन चुका है, लेकिन इसमें और क्या हो सकता है भाई, ये जो बेरियम सल्फेट बना है ना, आप यहां पे कहेंगे सर ये क्या है, ये आपका यहां पे पार्ट बताएंगे इनसॉल्युबल और सॉल्युबल की। जब मैं यहाँ पे BaSO4 की बात करता हूँ तो BaSO4 अपने आप में एक अभिक्रिया करता है, यानी ये आपकी कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, इसे कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, यानी अवक्षेपण अभिक्रिया क्यों कहलाती है, इसका मतलब ये है कि ये आपका अवक्षेप देगा, ये अवक्षेपण अभिक्रिया से बनता है। और जब भी कभी भी कोई भी चीज अवक्षेप दे देती है, जब भी कोई यहाँ पे प्रेसिपिटेट की बात करती है, तो इसका मतलब क्या है, वो नीचे आके तली में बैठ जाएगी, इसका मतलब ये घुलेगी नहीं, और जब ये घुलेगी नहीं तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए कि जल में अविलेय होगी, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ये इनसॉल्युबल होता है। चाहे हम BaSO4 की बात करें, चाहे हम PbSO4 की बात करें, ये घुलता नहीं है, ये आपकी प्रेसिपिटेट के रूप में निकलता है, ये आपका अविलेय के रूप में निकलता है, इसलिए यहां पर ये अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है, और आयन का आदान प्रदान हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आंसर बता दीजिए क्या आंसर है, जान का, राजू कुमार का, आदित्य का, अर्चना का, हाँ जी बिल्कुल सी आंसर है, बहुत ही सही आंसर दिया है आपका कि ये जल में अविलेय होती है। अगर मान लीजिए मैं कहता सर इसमें ना हम SO4 पढ़ते हैं, तो Na2SO4 की बात कर लें, तो सोडियम सल्फेट की बात कर लें, तो सोडियम सल्फेट के अलावा हम यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट की बात कर लें, तो पोटेशियम सल्फेट और आपका सोडियम सल्फेट ये विलेय पदार्थ हैं, ये जल में विलेय हो जाते हैं, ये पानी में ना आसानी से घुल जाते हैं, और जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं उन्हें सॉल्यूबल सल्फेट कहा जाता है, और जो पानी में नहीं घुल पा रहे हैं उन्हें इनसॉल्युबल सल्फेट कहा जाता है। इसीलिए BaSO4 जो है वो इनसॉल्युबल होता है, और ये इनसॉल्युबल इस वजह से है क्योंकि यहाँ से हमारे पास में एक ठोस पदार्थ था और एक हमारा लिक्विड पार्ट था, और डबल डिस्प्लेसमेंट होने के कारण यहाँ पे ये आपका अवक्षेप भी बनाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाँ जी, प्रिंस का भी आंसर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 3। आपने ना बल्ब पे देखा होगा, उस बल्ब पे कहीं पर लिखा होता है 100 वाट का बल्ब। आपने बोला होगा कि सर 10 वाट का बल्ब दे दो। ये वाट का मतलब क्या है, ये वाट क्या बताता है, तो आप कहेंगे सर कि ये जो है ना विद्युत शक्ति को बताता है। किसको बताता है ना, विद्युत की शक्ति को बताता है, और ये पावर को बताता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करने की जो पावर है, जो रेट है, उसको बताता है।
इसका मतलब सर इसका कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला निकालेंगे कैसे? तो भाई आपके पास में क्या होना चाहिए, आप यहाँ पे पावर कैसे निकालेंगे कि आपके पास में ना कुछ वोल्टेज है, आपके पास में कोई विभवांतर है और उसके पास उसके अलावा हम करंट भी फ्लो करा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पावर जो है यहाँ वोल्टेज के साथ में करंट फ्लो कराने को कहते हैं, वोल्टेज के साथ उसे करंट भी प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी पुश करेगा और करंट यहां पे आपके पास में पहुंचेगा और इस फिलामेंट को जलाने में हेल्प करेगा। यही पावर कहलाती है, क्योंकि पावर क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करने की रेट कहलाती है। आया समझ? जान का आंसर डी आंसर, राजू कुमार का आंसर डी है। जान P बराबर बी आई होगा। क्या केवल हम यहाँ पे P बराबर बी आई को मान सकते हैं? एक ही है भाई, पावर को निकालने के ना बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं और यहां से क्वेश्चन बनता है कि पावर को निकालने के तरीके क्या हैं, पावर को निकालने के फॉर्मूले क्या हैं। तो आप नोट कर लेना, P बराबर सर आई स्क्वायर आर होता है, ओम के नियम से निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला आपका बनके तैयार हुआ। P बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर होता है, आपका दूसरा फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। P बराबर आपका होता है वर्क अपॉन टाइम, तो W अपॉन टी कह सकते हैं, आपका तीसरा फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। और P बराबर होता है आपका एनर्जी अपॉन टाइम। भाई ये तो आपके 4-5 फॉर्मूले मैंने यहाँ पे बता दिए, इनको नोट कर लेना। यही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पावर के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। मैं कहूं कि पावर का सर मात्रक भी तो होता होगा, तो पावर का मात्रक भी आप नोट कर लेना। आप यहां पे पावर का मात्रक बताते हैं, मैंने अभी बताया था कि 100 वाट का बल्ब, यानी वाट इसका क्या है, इसका मात्रक है। और ये वाट की वैल्यू क्या होती है, जूल पर सेकंड के बराबर होती है। यानी मेरे पास में एक और मात्रक हो गया कि 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड, यानी जूल पर सेकंड भी पावर का एक और मात्रक है। सारी चीजों को आप यहां पे नोट कर लेंगे। हाँ जी, और भी हैं, बहुत सारे हैं। इसी प्रकार से आपको समझना है कि हमारे पास ना पावर के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम आंसर कैसे निकाल पाते हैं, क्योंकि हमारे पास में तो एक ही फॉर्मूला होता है भाई, सबका यूज करना होता है। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। पावर के लिए एनर्जी दी है तो एनर्जी ले लो, हमारे पास एनर्जी अपॉन टाइम है। पावर के पास में वर्क का बात दी गई है तो वर्क अपॉन टाइम हो गया। आपके पास में यहाँ पे वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखा है, तो लो हमारे पास सारे फॉर्मूले तैयार हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है ना 2.5 मीटर की फोकस दूरी है। अब फोकस दूरी इसका मतलब प्रकाश की बात कर रहा है, प्रकाश मतलब इसमें भी मिरर है, यहाँ पे मिरर की बात हो रही है। और कौन सा मिरर है सर? सर यहाँ उत्तल दर्पण है, ये उल्लल लिख गया है, इसको मत ध्यान मत देना, ये उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। ठीक है, चलो चलो, उत्तल दर्पण के सामने 10 मीटर की दूरी पर ना कोई एक पेड़ है। अब आप यहां पे क्या बताएंगे, पेड़ का इमेज कैसी बनेगी, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ओके ओके, हाँ जी बिल्कुल जान, ओके। इसी के साथ में भाई और लोग भी आंसर देने की कोशिश करो, आप लोग जुड़ तो जाते हैं, आंसर नहीं देते हैं। भाई सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही है कि हम आंसर नहीं देते हैं, हम यहाँ पे किसी भी चीज में इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं, और जब हम यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होंगे कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा। इसीलिए बच्चा वही सबसे ज्यादा पास होता है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन करता है। अब वो फालतू के क्वेश्चन नहीं, तर्क वाले क्वेश्चन, आपका वास्तव में एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आंसर भी दिएगा। मैंने बोला कि आपका फोकस दूरी वाला उत्तल दर्पण है। सर उत्तल दर्पण होता कैसा है, पहले तो ये बताओ। तो हमारे पास में ना पहले हम बात करते हैं दर्पण कैसा होता है। तो ये होती है आपकी एक मुख्य अक्ष, हाँ जी होती है। होने के बाद में अब यहाँ पे मैंने कहा कि भाई एक आपका क्या होता है, यहाँ पे ये बन गया आपका उत्तल दर्पण। मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, उत्तल दर्पण। सर उत्तल दर्पण आपने बना तो दिया, लेकिन 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 सर इस पे पॉलिश भी तो होती है। हाँ जी होती है। पॉलिश अगर होगी तो किस पार्ट में होगी, ये अंदर धसा हुआ पार्ट है या फिर बाहर वाला पार्ट है? तो मेरा आंसर होगा कि जो ना अंदर धसा हुआ पार्ट है ना, ये पार्ट जो है यहाँ पे इसी वाले पार्ट में मैं कर देता हूं पॉलिश, क्योंकि उत्तल की बात की है तो उत्तल में अंदर वाला पार्ट जो होता है उस पे की जाती है पॉलिश। अब बात करते हैं 2.5 मीटर की फोकस दूरी। तो यहां पे फोकस दूरी कहां होगी सर? फोकस दूरी तो इसके सामने ही होती है। सामने का मतलब जो यहां पॉलिश की है उसके सामने होती है। तो इसका मतलब है कि F बराबर मुझे 2.5 मीटर दिया है। सर ये पॉलिश प्लस में होगी या माइनस में होगी, यानी फोकस दूरी प्लस में होगी या माइनस में होगी? तो हम कहेंगे मिरर के बीच से देखेंगे तो ये आपका राइट साइड में है, और राइट साइड की चीजें प्लस में होती है, और लेफ्ट साइड में अगर होता तो ये माइनस में होती। तो राइट में है कि लेफ्ट में है? सर राइट में है, राइट का मतलब प्लस में होगा। तो 2.5 मीटर क्या है, फोकल लेंथ
प्लस वाली है। अब दूसरा क्या दे रखा है, 10 मीटर की दूरी पर है, तो दूरी किसकी है, ऑब्जेक्ट की दूरी है, और ऑब्जेक्ट की दूरी को मैं कहता हूं u, और u ये आपका क्या होगा, 10 मीटर होगा। अब बताओ इसे मैं प्लस में लूं या माइनस में लूं, क्यों इसे प्लस में लूं या माइनस में लूं? भाई ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है, और लेफ्ट साइड का मैंने बताया माइनस, तो यहां माइनस ही लेना पड़ेगा। और मुझे निकालना क्या है, मुझे प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। मेरे पास फॉर्मूला बना के तैयार कर दो। मिरर का फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/u, और इसके बाद में 1/b प्लस 1/b, ये होता है आपका फॉर्मूला मिरर का। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर आंसर निकाल दें। हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्या होगा कि यहाँ 1/b बराबर, मैंने इसको और तरीके से नोट कर लिया कि इस वाले को मैं इधर ले जाता हूँ जिससे और जल्दी सॉल्व हो जाए। 1/f माइनस का 1/u, वैल्यू पुट कर दो 1/2.5। u आपका माइनस में दिया है और ये वैल्यू माइनस में पहले से है, तो मैं यहाँ पे प्लस लगा दे रहा हूँ पहले ही 1/10, क्योंकि 10 जो है वो माइनस में है और माइनस यहाँ पहले से लगा है, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और 2.5 में हम यहाँ पे 10 क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, और 2.5 4 जा होता है 10, और ये हो जाएगा आपका 5/10 यानी 1/2, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/b की वैल्यू आई 1/2, और इसी प्रकार से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आएगी। अब बता दो ये दर्पण के सामने बनेगा या दर्पण के पीछे बनेगा? इमेज जब भी उत्तल दर्पण की बात की जाती है तो ये कहां बनती है, ये बनती है दर्पण के, सर सॉल्व कर दो इसको इजी लेवल पर, मेरा गलत हो जाता है हर बार। भाई सॉल्व ही तो किया है और टेंशन क्यों ले रहे हो, सॉल्व ही तो करना है। ए होगा शायद, राजू कुमार ने बताया, बी एग्रीकल्चर लवर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। तो बेटा ये दर्पण के पीछे बनता है, उत्तल दर्पण में हमेशा हमेशा दर्पण के पीछे इमेज बनती है, यानी दर्पण के पीछे बनी हुई इमेज कैसी होती है, इमेजिनरी इमेज कहलाती है। आप यहां पे कहेंगे दर्पण के पीछे जब भी कोई इमेज बनेगी वो कैसी होगी, ये आपकी आभासी, क्योंकि हम आभास कर पा रहे हैं, तो ये आपकी आभासी इमेज कहलाती है। बात याद रखना, फोकल लेंथ प्लस होगी या माइनस, उत्तल दर्पण में हमेशा प्लस होती है। क्यों, क्योंकि इसका फोकल लेंथ कहां होता है, इसका फोकल लेंथ इसके दर्पण के पीछे होता है। जब हम यू की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने रखा जाता है, इसलिए इसकी माइनस बोला। बी आपका निकालना है, फॉर्मूला ये है, बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ गया। हाँ जी बिल्कुल पीछे बनता है। जब हम उत्तल की बात करते हैं ना पीछे, अवतल की बात करते हैं ना सामने बनता है। याद रखना अवतल में सारे ही कंडीशन पे सामने बनता है, बस एक कंडीशन होती है जहां पे पीछे बन जाता है बस, बाकी उत्तल दर्पण हमेशा पीछे बनेगा। आया समझ? आगे बढ़ते हैं, अब आगे हंसी चेहरे पे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आपको पता है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जैसे ही हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, वो किससे बनते हैं? आपका आंसर होगा सर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट से बन जाते होंगे, यानी जैविक यौगिक जो बनते हैं वो तो प्लांट से बनते हैं, वो तो एनिमल के मरने के बाद से बनते हैं। इसका मतलब यहां पे ये लैब में नहीं बनते होंगे, यही तो कहना चाहते हो कि ये लैब में नहीं बनते होंगे। लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे इस बात का खंडन कर देता है कोई। क्या खंडन करता है कि कार्बनिक यौगिक केवल एक जीवित प्रणाली के भीतर ही बन सकते हैं। ये बात ही गलत कह देते हैं कि कार्बनिक यौगिक आप यहां पे जीवन प्रणाली जो होती है ना, पेड़, आपके जानवर, इसमें इससे बनते हैं। इन्होंने मना कर दिया, नहीं भाई हम लैब में बना देंगे। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कहा लैब में हम क्या करते हैं, हम लैब में इनऑर्गेनिक सॉल्ट यानी अमोनियम साइनेट का यूज कर लेते हैं। किसका यूज कर लेते हैं? अमोनियम साइनेट का यूज कर लेते हैं। और ये आपका कैसा है, ये अकार्बनिक कंपाउंड है। भाई अकार्बनिक है, हमें तो कार्बनिक बनाना है, हमें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है। लेकिन क्या करें, अमोनियम साइनेट को इन्होंने क्या कर दिया, हीट कर दिया, और ऐसा हीट किया कि यहां से इसने क्या बना दिया, यूरिया बना दिया। यानी सबसे पहला लैब में बना कार्बनिक कंपाउंड कौन सा है, यूरिया है। किसने बनाया, इन चारों में से किसी ने बनाया था। आंसर बताओ किसने बताया था? राधे राधे वो स्माइल गर्ल शुभी बता, अच्छा नाम है इनका शुभी, बहुत बढ़िया। राजू कुमार ने बताया बी, और जान का आंसर है वोलर।
भाई यहाँ पे आंसर जो बताया बोलर वो बिल्कुल सही है। ये बात का खंडन किसने किया था कि यहाँ पे बोलर ने किया था। बोलर कहते हैं कि बेटा जो यहाँ कार्बनिक कंपाउंड होते हैं ना, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, प्लांट और एनिमल से नहीं, वो तो बनते ही उनसे, लेकिन मैं तो लैब में बना सकता हूं। और मैंने यूरिया बना के दिखा दिया। और मैंने यूरिया बनाया किससे था? अकार्बनिक से बनाया था। और यूरिया कैसा है? ये तो सर कार्बनिक है। इसका मतलब यहाँ पे पहला कंपाउंड कौन सा बना था? वो यूरिया ही बना था। अगर आपसे एग्जाम में भी ये पूछ रहे, आप तुरंत बताने, केवल प्लांट और एनिमल से नहीं बनता है। अमोनियम साइनेट, अब पूछ लो अमोनियम साइनेट क्या होता है, तो आप यहां कहेंगे इसका फॉर्मूला होता है सर क्या? NH4CnO। ये है आपका अमोनियम साइनेट। और यहां से यूरिया बनाकर तैयार करते हैं बोहलर। कब करते हैं? 1828 में। और इसी वजह से इस वाले पार्ट को कह दिया इन्होंने जीवंत शक्ति का सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने कहा क्या है? जीवन शक्ति का सिद्धांत। ये नोट कर लेना बेटा, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। आप मत कहना कि सर ये कैसा क्वेश्चन ले आए। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। रदरफोर्ड एटॉमिक न्यूक्लियस, हाँ जी बिल्कुल, रदरफोर्ड ने यहाँ पे न्यूक्लियस की खोज की थी। और इसके अलावा रदरफोर्ड ने इसके अलावा प्रोटॉन की खोज की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। लो भाई, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, याद रख लेना। प्रकाश का चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। क्यों इंपॉर्टेंट बनेगा? क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। लो एक और क्वेश्चन पूछ लिया, क्या कहता है? इनमें से कौन से बिंदु हमेशा गोली दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं? मुख्य अक्ष, सर ये मुख्य अक्ष क्या होती है? हम तो तब बताएंगे ना, पहले मुख्य अक्ष बताओ। तो मुख्य अक्ष की बात करते हैं भाई। मुख्य अक्ष क्या होती है? मुख्य अक्ष वही है जिस पर आप लेंस को रख देते हैं। ये है आपकी एक मुख्य अक्ष। और बोल रहा है ना गोली दर्पण, मैं गोली दर्पण में किसे रख लेता हूं? मैं गोली दर्पण में रखता हूं यहाँ पे अवतल को, क्योंकि एक ही इसने बताया तो है नहीं, मैंने अवतल बना लिया, ये बना दिया मैंने वो गोली दर्पण। ठीक है, ये बना दिया मैंने गोली दर्पण। अब आपसे मैं ये कहता हूं कि इस गोली दर्पण में जो पहला ये मिडिल पॉइंट है ना, इसमें लेंस यानी इस मिरर का मिडिल पॉइंट कौन सा है? सर ये वाला पॉइंट है, मिडिल वाला। इसे कहते हैं पोल, इसे कहते हैं ध्रुव। ये किस पर स्थित है? सर ये तो मेजर एक्सिस पे, मेजर एक्सिस पे है, तो मुझे मिल गया थर्ड वाला, ये तो सही होना है। इसके जस्ट सामने जो होता है ना, ये आपका होता है फोकस। और इसकी दूरी क्या कहलाती है? फोकल लेंथ कहलाती है। तो यहां पर फोकस दिया है, सर नहीं दिया। अब मैं इस गोले को पूरा करूं, क्योंकि ये खोखले गोले का एक पार्ट है, इसको पूरा करूंगा तो इसका एक सेंटर बनेगा। और वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र। सर 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 ये आपतन बिंदु कहां बनेगा? भाई आपतन बिंदु वहां बनेगा जहां पे लाइट रेज आएंगी। अब आप कहेंगे सर लाइट रेज कहां आएंगी? तो लाइट रेज पड़ेंगी इस जगह पर। इसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। तो आप बताओ ये इस पर है क्या? ये मेजर एक्सेस पे दिख रहा है? तो नहीं भाई, सेकंड आपका यहां पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड, जो कि आपको ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है, फर्स्ट और थर्ड दोनों। कितनों लोगों का ए सही है? रदर यहां पे यूरिया बताया है, स्माइल गर्ल पुराने क्वेश्चन का आंसर। नेट इशू है, जान का आंसर ए है, स्माइल गर्ल का आंसर ए है। सेंटर और पोल बिल्कुल सही दिया है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर को वक्रता केंद्र कहते हैं, और ध्रुव ये हमारे किस पे होते हैं? मेजर एक्सिस पे। इसके अलावा और क्या होता है सर? फोकस और होता है। ये फोकस भी आपका कहां होता है? इसी पॉइंट पर होता है। आया समझ? एक बार ये बता दो, आया समझ कि नहीं आया? भाई क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आंसर समझ में आ रहे हैं? किस प्रकार से आंसर निकालने हैं जल्दी से बताइएगा आंसर, फिर आगे बढ़ते हैं। तभी मैं आगे बढ़ूंगा जब आप लोग बता दोगे। समझ में आया कि नहीं आया? भाई आंसर दे दिया करो। आप लोग यहाँ पे बैठ जाते हो चुपचाप यार, चुपचाप किसी कोने में पढ़ते हो ना क्लास में, मजा सा नहीं आता। आप लोग आंसर दिया करो। आंसर देने से मेरे को समझ में आता है कि आप लोग चाहते हो अपना डाउट पूछना। आप लोग यहाँ पे आंसर दे रहे हो, आप लोग सीख चुके हो इस चीज को, आप लोग इस चीज को पहले से जानते हो। भाई आंसर तो दिया करो ना। यस यस यस, हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आपने देखा होगा कि पूछ रहा है किसमें धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है। पहले तो इसका मतलब बताओ, ये विरोध की शक्ति की क्या है? यानी जहां पे हम करंट तो फ्लो कराना चाहते हैं, लेकिन ना एक अपोज करने वाला इसमें अंदर है। अब वो अंदर क्या है यह पूछा जा रहा है। वो आपका सुचालक है, या वो विद्युत रोधी है, या कुचालक है, या फिर प्रतिरोध है। तो यहीं पर मैं बात बताना चाहता हूं कि अगर वो मान लो कोई कंडक्टर होता, क्या होता? कोई कंडक्टर होता,
यानी सुचालक होता, और सुचालक होता तो मैं क्या कहता, सर इस सुचालकों के अंदर तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो फ्री अवस्था में होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था में होते हैं, वो फ्री अवस्था में क्या करेंगे, वो तो चक्कर लगाएंगे, और चक्कर लगाएंगे तो यहाँ पे इसके अंदर ना रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा क्या, नहीं, इसके अंदर से सर प्रतिरोध भी कम होगा। जब इलेक्ट्रॉन घूम पा रहे हैं तो प्रतिरोध कम होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम पा रहे हैं तो सर ये करंट भी ज्यादा फ्लो कराएगा। क्या होगा, ये करंट तो ज्यादा फ्लो कराएगा, लेकिन 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 ये तो कह रहा है ना सर न्यूनतम होना चाहिए। हमारे पास में ऐसा क्या है जिसके अंदर न्यूनतम होगा? मैं कहूंगा सर यहाँ पे ना बेटा एक पार्ट होता है जिसे इंसुलेटर कहा जाता है। अब कहोगे सर कुचालक, हाँ जी कुचालक होते हैं, लेकिन कुचालक हैं तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना वो फ्री नहीं होंगे, और अगर फ्री नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो बाउंड होंगे, और बाउंड हैं टाइटली, तो इसका मतलब यहां पे ना प्रतिरोध बहुत होगा। क्योंकि प्रतिरोध क्यों होगा ज्यादा, क्योंकि यहां पे क्या है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो इस वजह से करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब करंट फ्लो का होने में दिक्कतें आएंगी, और इसी वजह से क्या होगा, करंट फ्लो कम होगा। तो आप यहाँ पे कहेंगे इसका मतलब है सर हाई रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से उसके पास में करंट फ्लो नहीं हो रहा, क्योंकि ये करंट को अपोज करता है। और आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितने का ऑप्शन नंबर डी है? प्रिंस आंसर नहीं दे रहा है, प्रिंस ने आंसर बताया बी, 7 का आंसर दिया है जान ने ऑप्शन नंबर ए। सुचालक में न्यूनतम कैसे हो सकती है जान, यहां पे गलत बता रहे हो, नेट मर रहा है, नेट को सही कर लो। स्माइल गर्ल बी होगा, बी क्या दे रखा है, एक अच्छे विद्युत रोधी में। भाई अच्छे विद्युत रोधी में क्यों होता है, हाई रेजिस्टेंस की वजह से। विद्युत रोधी वो क्यों है, रेजिस्टेंस ज्यादा है इस वजह से। अगर मैं कहता कि प्रतिरोध ही नहीं है उसके अंदर तो करंट फ्लो कर जाता, प्रतिरोध ज्यादा है तभी तो वो इंसुलेटर है। वो इंसुलेटर है क्यों, क्योंकि उसमें करंट फ्लो नहीं हो पा रहा। करंट फ्लो क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो एक आप रेजिस्टेंस यानी उसका प्रतिरोध ज्यादा है। प्रतिरोध ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, और जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। हाँ ये बात सही है कि एक अच्छे विद्युत रोधी में हो सकता है, लेकिन यहां पे मैं बात कह रहा हूं कि किसकी वजह से, तो बेटा वो प्रतिरोध होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तुक्का गलत है, सबका गलत है, हाँ सबका गलत है बेटा, गलत होगा क्योंकि हमने क्वेश्चन को समझा नहीं। आप यहाँ पे दे पाए कि सर कुचालक होते हैं ना, कुचालक, हाँ हाँ सर कुचालक तो होते हैं, कुचालक होते हैं ना, उसमें ना करंट फ्लो नहीं कर पाता। बहुत सही बात है, क्यों नहीं कर पाता सर ये नहीं पता, बस इतना पड़ा है। अरे करंट फ्लो तभी होगा जब रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। इसके अंदर कुचालक के अंदर रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, इसलिए नहीं कर पाता। ऐसे जैसे रबड़, रबड़ सुना है ना, लकड़ी सुनी है, रबड़ सुनी है, करंट फ्लो करता है क्या इसमें, नहीं करता है। इसका मतलब ये आपके क्या हैं, ये अच्छे विद्युत रोधी हैं, यानी गुड इंसुलेटर हैं, लेकिन 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 इनके अंदर प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, इनके अंदर ही तो प्रतिरोध ज्यादा है, तो इस वजह से इसका आंसर डी होगा। डी नहीं होता तो बी आंसर होता, डी नहीं है तो आंसर भी लगा देते। डी यहां पे आंसर सही है, ये प्रतिरोध गल नहीं होता तब कहते सर ये तो क्या है, अच्छा विद्युत रोधी यानी एक अच्छा कुचालक। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसी के साथ में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ओ भाई इतना बड़ा बड़ा कुछ लिख रखा है इसने, समझो पढ़ो और इसका आंसर दो। क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ। भाई आप लोग जुड़ तो गए हो, आंसर तो दिया करो भाई, क्यों आंसर नहीं देते हो। सुबह वाली क्लास में ऐसे कमेंट चलते हैं जैसे आज ये रुकेंगे नहीं, शाम वाली क्लास में ऐसे कमेंट हो जाते हैं जैसे किसी का कोई मन ही नहीं है, किसी को किसी से बात ही नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, रेखित और अरेखित पेशी कोशिकाओं में अंतर क्या है। सर पहले तो हमें यही नहीं पता रेखित पेशियां क्या होती हैं, अरेखित पेशियां क्या होती हैं, हम कैसे बताएंगे भाई। रेखित पेशियां वो होती हैं, जैसे मैं कहूं स्केलेटन, स्केलेटन क्या है सर, कंकाल, अब तो जान गए। अब कंकाल में क्या होंगे, कंकाल तंत्र है तो कंकाल मसल भी होंगी, मांसपेशी होंगी। अब इस कंकाल की मांसपेशियों को ना मैं इच्छा से चला सकता हूं, क्या कर सकता हूं, मैं अपनी इच्छा से चला सकता हूं। यानी इसका मतलब है कि सर ये रेखित पेशियां जो है ना, ये ऐच्छिक पेशियां होंगी। यही तो कहना चाहते हो कि रेखित पेशियां ऐच्छिक होंगी, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से चला सकता हूं। और रेखित क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस पर रेखाएं दिखती हैं इसलिए।
अब अरेखित की बात कर रहा है ना, तो अरेखित का मतलब होगा सर ये ऐच्छिक है तो ये अनैच्छिक होगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये अनैच्छिक पेशियां आती हैं तो आप यहाँ पे अपनी इच्छा नहीं चला सकते। एक बात समझ में आ गई। हमें यहाँ पे अंतर बताना था, मैंने आपको अंतर बता दिया। आप ना दौड़ लगा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, दौड़ लगा रहे हो। तो दौड़ लगा रहे हो, कैसे लगा रहे हो भाई, आपकी इच्छा से ही तो आपके पैर भाग रहे हैं, आपकी इच्छा से ही तो आपके हाथ चल रहे हैं, मसल्स आपकी इच्छा से ही तो काम कर रही हैं। लेकिन आपने खाना खा लिया, खाना खाने के में पेट जो डाइजेस्ट कर रहा है, क्या वो आपकी इच्छा से कर रहा है? अगर आपकी इच्छा से कर रहा होता तो भाई रोज एसिडिटी थोड़ी बनती। इसका मतलब ये हुआ कि डाइजेस्ट होना ये आपका अनैच्छिक पेशी है, अनैच्छिक है, और अनैच्छिक आपकी अरेखित है, और भागना दौड़ना ये आपका ऐच्छिक है यानी रेखित पेशी है। इतनी बात समझ में आ गई। अब पढ़ते हैं ये। अरेखित पेशी तंत्रिकाओं से नहीं जुड़ी होती जबकि रेखित पेशियां जुड़ी होती हैं। तो भाई तंत्रिकाओं यानी अरेखित पेशियां तंत्रिकाओं से नहीं जुड़ी थी जबकि जबकि दोनों जुड़ी होती हैं भाई, ये तो दोनों जुड़ी होती हैं। इसका मतलब इसका गलत हो गया भाई, तंत्रिकाएं हैं हमारे पूरी बॉडी में, तंत्रिकाएं फैली हुई हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे चाहे रेखित हो चाहे अरेखित हो, दोनों में रेखित पेशियों में केंद्रक नहीं होता जबकि अरेखित पेशियां तो केंद्रक होती हैं। भाई पेशियां बनी हैं, सेल होंगी, सेल हैं केंद्रक होंगे, तो रेखित में भी केंद्रक हैं अरेखित में भी केंद्रक हैं। हाँ ये है कम और ज्यादा हो सकते हैं लेकिन केंद्रक जरूर मिलेगा। तीसरा कहता है अरेखित पेशियों का ऐच्छिक संकुचन नहीं होता जबकि ऐच्छिक पेशियों का अपनी इच्छा से संकुचन होता है। भाई ऑप्शन नंबर सी कहीं ना कहीं मुझे सही लग रहा है। डी को देखते हैं, अरेखित पेशियों की तुलना में सभी रेखित पेशियां प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा कार्य करती हैं। तो भाई प्रतिवर्ती क्रिया तो आपकी बॉडी में होती है, जैसे आपने कहा, इसे कह रहा अरेखित पेशियों की तुलना में सभी रेखित पेशियां प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा कार्य करती हैं। तो सभी प्रतिवर्ती क्रिया सभी करती हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, आपको रेखित, यहाँ पे मैंने कुछ पकड़ा या फिर हम कहीं जाते हैं आग के पास में, तो आप देखते हैं अचानक से हमारा हाथ पीछे हट जाता है। ये क्या है, ये कहता है ये आपकी प्रतिवर्ती क्रिया करती हैं। लेकिन यहाँ पे कार्य जो हो रहा होता है ना, इसका मतलब वो तो तंत्रिकाओं की वजह से होता है, वो तो न्यूरॉन्स की वजह से होता है। ये कहता है ऐच्छिक संकुचन, मेरा हाथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्या है, मेरी इच्छा से हो रहा है। तो अरेखित पेशियों का ऐच्छिक संकुचन नहीं होता, यानी वो हमारी इच्छा से नहीं कर सकती। लेकिन ऐच्छिक पेशियां जो कि मेरा हाथ है ये तो कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। तो जो लोग सी के साथ में हैं वो यहां पे सही है। बताओ कितने लोग सी के साथ में थे? सी ही सही होगा, सी सही लग रहा है। स्टार्टिंग में तो अब पता ना कहाँ गए सारे। निशांत भैया हेड, चलो ठीक है, कोई जो है ठीक है, मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं अपना पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ने पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 9 की ओर। भाई यौन संचारित रोग विषाणु जनित होता है, यानी इनमें से ऐसा कौन सा यौन संचारित रोग है जो विषाणु जनित होता है, यानी हमारा वायरल वाला पार्ट होता है, यानी वायरस वाला पार्ट। ठीक है, अब मैं यहां पे कहूं विषाणु, बताओ जल्दी से, मैं ले आया हूं नेक्स्ट। आंसर दिया करो, थोड़ा सा अच्छा सा लगता है। देखो आपको पता है कि कुछ इन्फेक्शंस होते हैं हमारे में, वो एंटीबायोटिक से ठीक हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं होते हैं। ठीक है, यहां पे जब मैं इनकी बात करूंगा तो आप यहां पे बता रहे हैं कि यौन संचारित रोग विषाणु जनित होता है, यानी यहां पे हमसे वायरल की बात की जा रही है। वायरस किसके आसपास में पाए जाएंगे, कौन सी ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होगी जिसमें वायरस पाया जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे ना हमें चार बीमारियां दिख रही हैं। हाँ जी बिल्कुल दिख रही हैं। तो जो हम यहाँ पे सुजाक वाली देख रहे हैं ना, गोनेरिया, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज तो है, एसटीडी तो है, लेकिन गोनेरिया सर यहाँ पे बैक्टीरियल डिसीज है, ना कि वायरस वाली डिसीज है। तो इसका मतलब क्या है, सुजाक वाला पार्ट जो है वो गलत हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। सी की तरफ जाते हैं, सिफिलिस। सर सिफिलिस जो है ना, ये तो पैलिडियम बैक्टीरिया से होता है, इसका मतलब क्या है, बैक्टीरियल डिसीज है। ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है कि सेक्स से होने वाले यानी ट्रांसमिट होने की वजह से क्या हो सकता है, ये बीमारी हो सकती है। तो सिफिलिस भी आपका इसका पार्ट हो गया।
जब मैं क्लेमाइडिया की बात करता हूं तो क्लेमाइडिया क्या है, ये भी आपका एक बैक्टीरियल डिसीज है जो कि क्लेमाइडिया नाम के बैक्टीरिया से होता है। इसका मतलब यहां पे ऑप्शन नंबर बी भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर एक वायरल वायरस से होने वाली डिसीज है, एक जेनिटल डिसीज है, ये वायरस के द्वारा होती है। जैसे आपने सुना होगा वायरस एसटीडी कौन से होते हैं, एचआईवी, जैसे आपने सुना होगा हर्पीस, इसके अलावा आप देखेंगे वार्ड्स यानी मस्सा, ये जेनिटल वार्ड्स हैं, यहां पर वायरल इन्फेक्शन होता है। और इन्फेक्शन कौन सा होता है, एचपीवी इन्फेक्शन। मस्सा हो नहीं जाते हैं, पता ना, लेकिन ए तुक्का है। अब आंसर आया भाई, ये सबके अब आंसर आ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। भाई आप लोग ऑयल खाते हैं, ऑयल तो मतलब ऑयली चीजें तो खाते हैं, ऑयल ना खाते तो ऑयल तो ऑयली चीजें तो खाते होगे। आपने कोई भी ऑयली चीज खाई, ठीक है, अब खाने के बाद में वो आपके अंदर जाएगा, तो आपके अंदर ऐसे कौन कौन से पार्ट हैं जो फैट को एक प्रकार से पचाने का प्रयास करेंगे। जैसे आपने खाया है वो एक प्रकार का फैट ही तो है, वसा ही तो है, घी, तेल, इनसे बने पदार्थ, यहाँ पे तली हुई चीजें, फ्राइड आपके मोमोज आते हैं, फ्राइड यहाँ पे ये ऑयली वाली चीजें जो होती हैं ये आपके फैट बनाने का काम करती हैं। अब इसमें से फैट को पचाने का काम कौन करेगा वो मैं बता देता हूं। बाकी पाइसीकरण, जैसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन, मतलब फैट का इमल्सिफाई करने वाला, छोटे छोटे ड्रॉपलेट में बनाने वाला, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने वाला, इन चारों में कोई तो होगा, वो आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। लीवर, 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 सभी का आंसर आ रहा है लीवर। और यहां पे डी आंसर, डी आंसर, बी आंसर, लीवर। चलिए देखते हैं, दिनेश ने भी आंसर दे दिया है बेटा। देखो, जब मैं यहां पे बात करता हूं स्टमक की, स्टमक सर फैट का डाइजेशन करता है, तो आप कहेंगे सर फैट का डाइजेशन तो हमने सुना नहीं है, हमने तो इसके अंदर ना एचसीएल देखा है और इसके अलावा ना सर पेप्सिन देखा है। और ये पेप्सिन एमाइलेज आपका क्या करता है, ये तो सर फैट का पारसीकरण तो नहीं करता, लेकिन ये जो ना प्रोटीन को जरूर तोड़ता है। ये किसको तोड़ रहा है, ये प्रोटीन को तोड़ता है, तो आपका स्टमक तो होगा नहीं। जब मैं अग्नाशय की बात करूंगा, पेनक्रियाज की बात करूंगा, तो आप कहेंगे ना सर पेनक्रियाज जो है ना इसके अंदर 3 एंजाइम्स मिलते हैं और ये क्या करता है, पूर्ण पाचक रस होता है, यानी पूर्ण पाचन करता है। तो ये फैट को भी पाचन करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को भी पाचन करता है और प्रोटीन को भी पाचन करता है, यानी तीनों को यहाँ पे पचाने में काम करता है। ठीक है, लेकिन पाइसीकरण करता है ये नहीं करता। इसके अंदर लाइपेज होता है जो फैट का पाचन कर लेता है। स्प्लीन की बात करेंगे तो सर स्प्लीन तो कोई भी डाइजेशन ही नहीं करता, ये तो ब्लड को फिल्टरिंग में काम करता है। ब्लड में डब्ल्यूसीबीसी आरबीसी होती है, वो तो यहाँ आके मर जाती हैं, तो स्प्लीन का तो काम है ही नहीं। अब बचा आपका लीवर, ये क्या करता है, लीवर ही है जो क्या करता है, वाइल जूस का सेक्रेशन करता है, जिसे हम कहते हैं पित्त रस। तो लीवर के द्वारा पित्त रस का सेक्रेशन होता है और ये पित्त रस ही क्या करता है, ये पाइसीकरण करता है, किसका, बसा का। अब आप कहेंगे सर बसा का पाइसीकरण क्या है, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ऑयल और वाटर के साथ में मिलते हैं। तो ऑयल जो है ना यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट में ड्रॉपलेट में क्या हो जाते हैं, ये ड्रॉपलेट में टूट जाते हैं। और हमारे अंदर ऐसी प्रक्रिया है कि हम ऑयल को तोड़ सकते हैं, और वो कौन करवाता है, वो लीवर करवाता है, क्योंकि आपको एमल्सिफाई करने का काम भी लीवर ही करता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सारे ही पाचन तंत्र में सहायक हैं, बस प्लीहा को छोड़ के। बेटा प्लीहा है आपका पाचन तंत्र में सहायक नहीं है, बाकी आमाशय, अग्नाशय, यकृत तीनों पाचन में सहायक होते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। आपने खाना खाया, खाना गया स्टमक में, कि स्टमक से क्या होगा, एचसीएल बाहर आएगा, एचसीएल का सेक्रेशन होगा, पेट में जो चीजें हैं उनको गलाने का काम करेगा, फिर छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत में आपका पेनक्रियाज और लीवर से निकलने वाले जूस आकर मिल जाते हैं, खाने को एसिडिक से क्या कर देंगे, आपका बेस नेचर का कर देंगे, और आगे छोटी आंत में पाचन चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाएगा, बड़ी आंत के बाद रेक्टम में जाएगा, और उसके बाद एनस से बाहर निकल जाता है। ये है, सुबह सुबह निकाल देते हो, इसका मतलब क्या है, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। अब बात करते हैं, ठीक है सर खाने की पचाने की बात होगी, लेकिन अगर हम खाना खा तो रहे हैं, हम ब्रश ना करें तो, हम ब्रश अगर कर लिया तो हम मिठाई ज्यादा खा लें तो क्या होगा, तो वहां पे हो जाएगा दांतों का क्षय, डेंटल कैरीज हो जाएंगे। और डेंटल कैरीज यहां पे क्या करेगा, वो की वजह से आप इन चारों में से कोई ना कोई ऐसा चीज होगी जिसकी वजह से आपको यहां पे कुछ होने वाला। जल्दी से बताइए,
अकेले अकेले हंसना मना है। हाँ जी बिल्कुल, हंसना मना है। नेट मर गया, एक सर मुझसे बात नहीं करना चाहते। किससे बात नहीं कर रहा मैं? आदित्य कुमार का आंसर बी है, नेट प्रॉब्लम हो रहा है, अंधेरा हो रहा है सब। चित्रांशी कह रही है बाय, बारिश होने वाली है, माहौल। भाई यहाँ पे पता ही नहीं है, कोई बाय कह देता है, कोई कहता हाय कह देता है, पता ही नहीं चलता है। चलो बेटा, डेंटल केयरीज की बात करते हैं। आपने ब्रश किया, ठीक है, लेकिन आप मिठाई को बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो, तो आपके क्या हो जाते हैं, दांत कमजोर हो जाते हैं। लेकिन वो कमजोर हो क्यों रहे हैं? तो हम कहेंगे सर ना, डेंटल यानी दंत क्षय होता किस वजह से है? क्योंकि हमारे मुंह के अंदर पाए जाते हैं बैक्टीरिया। क्या पाए जाते हैं? बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और हम क्या खा रहे हैं? हम खाते हैं शुगर, चीनी, मिठाई। और जैसे ही हम इन चीजों को खाते हैं तो बैक्टीरिया और शुगर दोनों मिलके क्या बना देते हैं? दोनों मिलके सर ना एसिड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? ये एक प्रकार से एसिड बना देते हैं। और जब ये एसिड बनाएंगे ना, तो यहाँ पे हमारे दांतों के ऊपर कठोर पार्ट पाया जाता है। और कठोर पार्ट को हम क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं, जो हमारी बॉडी का सबसे कठोर पार्ट भी है। भाई ये मिठाई और बैक्टीरिया मिलके इसको डैमेज कर देते हैं। ये क्या कर देता है? इनेमल को डैमेज कर देगा। और अगर एसिड मिलके क्या कर देगा? इनेमल को डैमेज कर देगा। और जैसे ही डैमेज होगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सॉफ्ट हो जाएगा। जो कठोर था वो डैमेज होकर क्या हो गया? वो सॉफ्ट हो गया। इसी वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोमल हो जाएगा हमारा दंत का वल्क, यानी इनेमल। और इसी वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो आपका जान का आंसर ए है, इनेमल। ठोस बताया है स्माइल गर्ल ने। और यहाँ पे दांतों से ब्लड निकलने लगता है। चित्रांशी चौहान का आंसर बी है, राजू कुमार का आंसर ए है। तो बेटा ध्यान दो, इनेमल सॉफ्ट हो जाता है। इनेमल सॉफ्ट हो जाने के बाद में आपको फिर सारी चीजें होने लग जाएंगी। लेकिन इसके दांत क्षय के कारण, यानी आपके डेंटल कैरीज के कारण क्या हो सकता है? वो तो आपका इनेमल सॉफ्ट होगा। इनेमल सॉफ्ट हुआ तो आपके मुंह से दुर्गंध आना स्टार्ट हो जाती है, आपके मसूड़ों से रक्त भी आना स्टार्ट होगा, आपके दांत भी टूटने लग जाएंगे। ये दिख रहा है ना कैसे रो रहा है सामने? इसी प्रकार से। लेकिन हो क्यों रहा है? क्योंकि बैक्टीरिया और शुगर मिल रहे हैं। बैक्टीरिया शुगर क्यों? इसलिए कहा जाता है बेटा शुगर कम खाया करो, क्योंकि शुगर और बैक्टीरिया मिलकर एसिड प्रोड्यूस कर देते हैं, इनेमल को, हार्ड लेयर को खत्म कर देते हैं। हार्ड लेयर खत्म हुई, आपके दांतों में कैविटी आना स्टार्ट हो जाएगी। और कैविटी का फॉर्मेशन हो गया तो फिर क्या होगा? उस पर कीड़े लग जाते हैं। कहते हैं ना कि हमारे दांत में कीड़ा लग गया, अब हम निकलवाने जा रहे हैं। तो निकलवाने से अच्छा है बेटा अच्छे तरीके से हंस लो, आप मिठाई खाओ, लेकिन फिर उसके बाद में ब्रश करना भी मत भूलो, ठीक है? काजू सर कमेंट्स देख और ध्यान से पढ़ रहे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। भाई एक कहते हैं ना मोनो, मोनो का मतलब होता है एक, अकेले रहने वाला। तो यहां पे ऐसा कौन है जो ऑक्साइड तो है, एक का एल्यूमिनियम के ऑक्साइड से मेल खाता है, लेकिन मोनो एल्यूमिनियम का है। पहले बात तो मोनो एल्यूमिनियम जो होता है, वो मोनो एल्यूमिनियम कहते किसे हैं सर? जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है ना, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है उसे हम मोनो एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। आप यहां पे देखेंगे कि Al2O3 को हम क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये ग्रुप 13 के हैं। बेटा मैंने ये पेपर में ले लिया है, ये प्रैक्टिस में ले लिया है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको अब मुश्किल ही मिलेंगे क्योंकि आवर्त सारणी को हटा दिया गया। लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं अगर आया है तो। Al2O3 की बात करते हैं तो आप जानते हैं इसमें 2 तो एल्यूमिनियम होंगे और 3 ऑक्सीजन होंगे। ये तो बात सर पता चल रही है, देख के ही पता चल रही है। अब हमें पता करना है कि इसके जैसा इन चारों में से कौन सा पार्ट है। इसके जैसा इन चारों में से ऐसा कौन है जो बिल्कुल सेम होगा, जो आपका कैसा होगा? मोनो की तरह काम करेगा, जो एक होगा। तो आप यहां पे कहेंगे सर ग्रुप 13 है ना, और ग्रुप 13 में हमारे पास में वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, और इनकी संयोजकता भी क्या होनी चाहिए? 3 ही होनी चाहिए। अब मैं यहां पे बताऊं कि संयोजकता तो 3 है, तो इन चारों में से किस किस की संयोजकता 3 है? तो आप कहेंगे सर गैलियम की संयोजकता 3 होती है।
किसकी होती है? गैलियम की संयोजकता 3 होती है, और गैलियम को हम क्या कहते हैं? Ga2O3 कहते हैं। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो पूरी तरीके से सही है। बाकी आप यहां पे इनकी बात करोगे ना, In2O3, इसे कहते हैं इंडियम, जो कि आपका एल्यूमिनियम की तरह दिखता है लेकिन होता नहीं है। जब यहां पे Ba2O3 की बात करेंगे तो वो ये बोरोन है, लेकिन ये भी आपका एल्यूमिनियम के मोनोपार्ट का हिस्सा नहीं है। तो एल्यूमिनियम और गैलियम दोनों भाई भाई हैं, तो एक प्रकार से बिल्कुल सेम लक्षण रखते हैं। सेम वाला कौन? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया। बिल्कुल आपके अंतरात्मा इंटेलिजेंट के साथ साथ सुनिश्चित वार्ता का व्यक्त करता है। ऐसा क्या बकती है भाई, पता ही नहीं चल रहा। मेरा सही हो गया भाई, केवल दिनेश का सही हुआ है, चित्रांशी का, जान का और स्माइल गर्ल का, सबका सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। भाई आप कहते हो ना मैंने खाना खाया था लेकिन मेरे को एसिड सी हो रही है, बोलते हो ना मेरे को ना सर एसिड होने लगी। मेरे को नहीं बताओगे लेकिन अपने आसपास तो बोलते ही होगे कि हमें जब एसिड हो जाती है, खाना खाने के बाद में एसिडिटी होती है, तो मैं कौन सी दवा ले लूं, कौन सी मेडिसिन ले लूं जिससे मेरी एसिडिटी कम हो जाए। तो भाई मैं तो आपको बताऊंगा कि आपको ना सर प्रतिअम्ल लेना पड़ेगा। बेटा क्या लेना पड़ेगा आपको? ना एंटासिड लेना पड़ेगा। एंटासिड में क्या होता है सर? एंटासिड हमारे पास में होता तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि एंटासिड की वजह से हमारी एसिडिटी कैसे खत्म हो जाती है। तो भाई एंटासिड की वजह से एसिडिटी इसलिए खत्म हो जाती है क्योंकि आप कहेंगे सर हमारे पेट में क्या मिलता है? सर हमारे पेट में ना HCl मिलता है। HCl क्या है? एसिड है। तो एसिड किसकी वजह से बनेगी हमारे पास में? एसिडिटी की वजह से। अब मैं आपको बता रहा हूं एंटासिड ले लो। अब एंटासिड क्या है? ये बीक बेस होता है। क्या होता है? एक प्रकार से बेस होता है, क्षार होता है। और जैसे ही मैं क्षार की क्रिया आपकी एसिड से करा दूंगा तो मेरे पास में एक सॉल्ट जो बनेगा ना, ये कैसा बनेगा? ये न्यूट्रल बनेगा, ये उदासीन बनेगा। और जब उदासीन बनेगा तो ऐसा का उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो हमने यहाँ पे एंटासिड क्यों लिया? क्योंकि हमारे अंदर बैठे एसिड को वो बेस के साथ मिलके न्यूट्रल कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और न्यूट्रलाइज करने के बाद हमारी एसिडिटी धीरे 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 करके कम हो जाएगी। इसी वजह से हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ रहा है? जी है या जी फॉर जीनियस? भाई जी के मतलब बहुत होते हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा इस पे। जी फॉर जीनियस और जी फॉर जीन, ठीक है। ए आंसर आदित्य कुमार, जान का आंसर बी है, स्माइल गर्ल आंसर ए है, स्टमक एसिड है। ए भाई आंसर सही पूछा है, सही नहीं है। पहले कहता है यहां पे कि प्रति अम्ल जो है ना, वो जठर अम्ल जो कि आपका एसिड है, स्टमक का एसिड है, को उदासीन करने के लिए उपयोगी होता है। बिल्कुल, ये तो मैंने बताया ही है यार। ए कैसे आंसर दे दिया तुमने? ए सही है। ये मैंने पूरा यहां पे ढांचा बना के रख दिया, उसका मतलब है कि ए सही है। बी कहता है प्रति अम्ल ना प्रबल अम्ल होते हैं। भाई भाई भाई, ये तो मैंने बताया ना, बीक बेस होते हैं। बीक, ये तो अम्ल की कह रहा है। अम्ल कहां से हो गया भाई? अम्ल तो हमारे पेट के अंदर मिल रहा है। अब उसको एसिड के साथ में एसिड की अपक्रिया करा दोगे तो अपनी एसिडिटी को बढ़ा दोगे। लेकिन मुझे क्या करना है? कम करना है। कम कैसे करूं सर? कम करने के लिए मुझे यहाँ पे एक बेस की जरूरत होगी, एक क्षार की जरूरत होगी, और अम्ल और क्षार मिलके ही उसे उदासीन करेंगे, ना कि अम्ल और अम्ल मिलके उसे उदासीन करेंगे। इसलिए गलत जो है वो आपका बी है। बाकी NaSCO3, Mg आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये दोनों ही आपके क्या है? एक एंटासिड के रूप में काम करते हैं। जैसे आप देखते हैं हम इनो पी लेते हैं, हम इनो पीते हैं तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलके क्या करता है? मैग्नीशियम क्लोराइड बना देता है, और मैग्नीशियम क्लोराइड बनने की वजह से यहाँ पे हमारा सॉल्ट जो है वो उदासीन हो जाता है, और उदासीन हुआ फिर क्या हुआ? तो हमारी एसिडिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसी वजह से आप इनो खाते हैं, इनो पीते हैं। चित्रांशी दी बोलिए जी हम तो गर्ल हैं। भाई सही गलत की पहचान नहीं है, हमसे पता ही नहीं है। हमसे सही पूछे चाहे गलत पूछे, हमें तो एक ही आंसर देना है। लेकिन ये बात यहाँ की हो चाहे आपकी जिंदगी की हो, दोनों ही स्थिति में हमें गलत को पहचानना जरूरी होता है। हम यहाँ पे सही नहीं है फोकस कर रहे हैं, लेकिन आंसर हम देंगे सही है। इसलिए गलत जो होता है वो हमेशा हमारे साथ जुड़ा रहता है, क्योंकि हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं इसी वजह से। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ओके सर, सही नहीं, नेगेटिव नहीं देखे। हाँ जी, नेगेटिव पर्सन को कौन देखता है? हम अपने आसपास के पॉजिटिव पर्सन की तरफ देखते हैं, ठीक है।
लेकिन कोरोना नेगेटिव बन के ही आया था। नहीं, कोरोना तो पॉजिटिव बन के आया था, कोरोना तो पॉजिटिव बन के आया था। चलो आगे बढ़ते हैं, राइम नहीं बन पाई। यदि जल और कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 2.25 इंटू 10⁸ है बेटा, ये जो 8 यहां लिखा है ना, ये है पावर में, और 1.86 की पावर इंटू 10 की पावर जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, आपने देखा होगा ना पानी में ना, हम जब पेंसिल को डालते हैं पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है, क्या वास्तव में टेढ़ी होती है? नहीं, पानी में डालकर उसकी सच्चाई पता चल जाती है कि अंदर से टेढ़ी है ये, लेकिन वास्तव में टेढ़ी नहीं होती। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसका मतलब है कि हमारा मीडियम चेंज हो रहा होगा, और मीडियम अगर चेंज होगा तो हम यहाँ पे अपवर्तनांक निकालेंगे, और अपवर्तनांक निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में होना चाहिए। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या होगा, हमारे पास में आपका होगा मीडियम के स्पीड ऑफ मीडियम, और इसके अलावा कौन से किस किस मीडियम, पहले मीडियम के सापेक्ष दूसरे मीडियम में यहाँ पे स्पीड को बताना है और उसका रेशियो निकालना है, ये हमारा अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमसे कह रहा है वाटर वाला कितना दे रखा है, B1 कितना दे रखा है 2.25, V1 हमें कितना दे रखा है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और V2 हमें कितना दे रखा है 1.86 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है। अब क्या करना है, मुझे बस फॉर्मूले में पुट करना है, कर दो, सिंपल सा था। यहाँ पे हमारा आपका क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे दूसरे के सापेक्ष निकालना है, जल के सापेक्ष कांच का निकालना है, तो हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। 10⁸ से 10⁸ तो सीधे सीधे कट जाएगी, बचेगा 1.86 और 2.25 ये बचेगा। हम जब इसको डिवाइड करेंगे लगभग 1 आएगा, क्योंकि 1 से जब 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 तो आना ही है, और ये हो जाएगा 1.21 के आसपास, ऑप्शन नंबर ए। तो कितनों का ऑप्शन नंबर ए आया है, ये मुझे ना पता। सर आप भी पॉजिटिव हैं? हाँ जी मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ। कल का क्वेश्चन मस्त था। कौन सा कल का क्वेश्चन भाई? आज के क्वेश्चन का मस्त नहीं है? जिंदगी तो बन गई है, जिंदगी बन गए हो सनम। चित्रांशी का आंसर सी है, जान का आंसर 1.21 है, स्माइल गर्ल का भी आंसर 1.21 है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। भाई बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है, पढ़ो समझो क्या कह रहा है। आपको पता है कि हमारी बॉडी में ना वेस्ट भी बनता है। क्या बनता है? वेस्टेज बनती है। और जब हम यहाँ पे वेस्टेज की बात करते हैं तो वो किससे बनेगी? तो आप यहाँ पे कहेंगे कि वो वेस्टेज जो है ना, वो हमारी किडनी में भी बनती है, हमारे पेट से भी निकलती है, हमारे यहाँ पे हाँ सांसों के द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए वेस्ट होती है, हमारी स्किन से पसीना भी बाहर आता है, ये सब वेस्ट हैं, क्योंकि वेस्ट मटेरियल बॉडी बाहर निकालती है। अब हमसे पूछा गया है कौन सा कथन गलत है, बस ये नहीं बताया किसके बारे में बात कर रहा है, गलत पूछा है। पहला कहता है प्रत्येक वृक्क, जिसे हम किडनी कहते हैं, यानी किडनी की बात चल रही है, प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्यंदन इकाइयां मौजूद होती हैं जो एक साथ बंधी हुई होती हैं। भाई अगर आपने ध्यान दिया हो आप इसका आंसर तुरंत देंगे, मैं बता दूंगा बाद में। चित्रांशी चौहान ने आंसर दिया है सी, फोन आ जाता है दिनेश का। स्माइल गर्ल कह लें बायोलॉजी का नहीं क्वेश्चन लाते हैं। भाई ये किसका है, ये क्वेश्चन किसका है? थोड़ा सा ध्यान दे लो, इतना बड़ा, हाँ जी बिल्कुल इतना ही बड़ा है। आदित्य कुमार का आंसर सी है, मेरी जान का आंसर ए है, दिनेश ने बताया है डी। ठीक है, सबका आंसर आ चुका है, ब्राह्मण भाई जुड़ चुके हैं, राधे राधे भाई। यहां पे कह रहा है कि पहला अगर आपने पढ़ लिया होता ना तो आपको डी, सी और बी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आपने ध्यान दिया होता, चाहे वो चित्रांशी हो, चाहे वो दिनेश हो, चाहे आदित्य कुमार हो, या फिर और कोई हो। ठीक है, क्योंकि यहां पे आपको कह रहा है न्यूरॉन। क्या कह रहा है? न्यूरॉन। सर 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 क्यों? क्योंकि किडनी जो होती है ना, किडनी में पाए जाते हैं नेफ्रॉन। किडनी किससे बनी होती है? नेफ्रॉन सेल से बनी होती है। तो किडनी में क्या मिलेगा? नेफ्रॉन मिलेंगे। और किडनी में नेफ्रॉन क्या करेंगे? सर ये तो फिल्टर करते हैं। लेकिन किसको फिल्टर करते हैं? सर ये ब्लड को फिल्टर करते हैं। और ब्लड को फिल्टर करेंगे क्यों? क्योंकि यहां से फिल्टर करने के बाद यूरिन को बाहर करते हैं, और यूरिन बाहर होता है हमारा ब्लैडर के माध्यम से, यानी ब्लैडर में जमा होता है। और हम कितना ब्लड को फिल्टर करते हैं? पूरे दिन में 180 लीटर पर डे हम ब्लड को फिल्टर कर देते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए तो आपका डायरेक्ट गलत है।
यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो आपका यहीं सीधे सीधे गलत हो गया। बाकी उत्सर्जन तंत्र में एक वृक्क युग्म, एक मूत्रवाहिनी युग्म, एक मूत्राशय, एक मूत्र मार्ग होता है। तो आप सभी जानते हैं जब हम बाहर करते हैं तो ना बाहर करने में क्या होगा, हमारे पास में पहले तो किडनी होंगी, और किडनी सबके पास में दो है। ऐसा कौन है जिसके पास में एक है? जो दारू पीता होगा उसकी एक चल रही होगी लेकिन चला रहा होगा, लेकिन होती दो हैं। एक मूत्रवाहिनी युग्म होता है यानी यूरेटर्स होते हैं, क्योंकि यहां से फिल्टर ले जाने वाले कौन? यूरेटर्स। पानी को ले जाने वाले कौन? यूरेटर्स। पीछे की साइड में होती है किडनी। अब मूत्राशय की बात करते हैं तो जमा हो जाता है, यानी मूत्र मार्ग में जमा हो जाता है, यानी हमारे पास में ब्लैडर होता है। मूत्राशय जो होता है वो ब्लैडर होता है जहां पे स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद निकालने का काम होता है मूत्र मार्ग का। और जैसे ही 200 ml 400 ml के आसपास पहुंचते हो ना, तुरंत भागते हो कि चलो अब बाहर कर दो इसे। सी कहता है एक स्वस्थ वयस्क के वृक्कों की आरंभिक निशन लगभग 180 लीटर, ये तो मैंने बता ही दिया 180 लीटर होता है। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक, मैंने यही भी अभी बोला था, रीढ़ की हड्डी के पीछे होते हैं किडनियां। ठीक है, इसलिए कभी भी दर्द होता है ना वो हमेशा इस साइड होता है, पीछे की साइड में होता है। किडनी में होने वाला दर्द, जब पथरी का दर्द होता है वो ना पीछे की साइड में होता है। तो आप इस चीज को जानते होगे जिसे हुआ होगा। ठीक है, मेरा सही था, चॉकलेट दो सर। भाई ले जाओ चॉकलेट, उसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, आने के साथ साथ यहाँ पे अपना या फिर एड्रेस भेज दो, तो एड्रेस पे हम भेजते रहेंगे भैया। आपने एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया, एक चॉकलेट। ठीक है, यही तो करने वाले हैं हम यादविन स्मार्ट क्लासेस में। सर जी मुझे देंगे, हाँ जी पहले लड़ लो उसके बाद देखेंगे। निखिल, हाँ जी भाई, राम राम भाई। इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? आपने देखा होगा ना सर, लोहे पे जंग लगते हुए देखी है? देखी तो होगी, लोहे पे जंग लग जाती है। क्या है ये? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आपने पेट्रोल को जलते हुए देखा है? देखा होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन इनमें चारों में हमें बताना है कि होता क्या है, हमें सही बताना है। हमारा कथन कैसा होना चाहिए? कथन सही होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आप कहेंगे सर इसमें ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। अब ऑक्सीडेशन ही नहीं पता मुझे, आप ये तो बता दो ऑक्सीडेशन तो होगी, लेकिन ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? भाई ऑक्सीकरण का मतलब है कि आपको क्या चाहिए? आपको ऑक्सीजन चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ऑक्सीजन। और जब आपको ऑक्सीजन मिलेगी तो आप अपने पास के हाइड्रोजन को भगा दोगे, यानी आप यहाँ पे क्या करोगे? हाइड्रोजन का लॉस भी कर दोगे। तो आपको यहाँ पे जैसे ही ऑक्सीजन मिल गई, आप कहोगे हाइड्रोजन भाई तेरा काम खत्म, अब तू निकल। ठीक है, पहले तू निकल। अब यहाँ पे होगा क्या? ऑक्सीजन को यहाँ पे हम क्या करेंगे? ले लेंगे और हाइड्रोजन को यहाँ पे त्याग कर देंगे। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का त्याग करने या हाइड्रोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है। भाई ये तो कह रहा है हाइड्रोजन ग्रहण करे, हम तो कह रहे हैं लॉस करा, तो ए गलत। ठीक है, आंसर आ चुका है क्या? दिनेश का आंसर डी है, चित्रांशी का आंसर, स्माइल गर्ल का आंसर बी है, जान का आंसर डी है। चलिए देखते हैं कौन सा सही है। ओके, अब मत रो, रोना नहीं है यहाँ पे, हम देखेंगे यहाँ पे बी को। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया है। भाई यहाँ पे तो ऑक्सीजन मिल रहा है ना, हम तो त्याग तो हाइड्रोजन का कर रहे हैं, तो इसका मतलब बी भी गलत है। सी क्या कहता है? ऑक्सीकरण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है। भाई यही बात आपकी लिखी हुई है कि हमारे पास में एक ही चीज ग्रहण करनी है और वो है ऑक्सीजन, और कोई भी चीज हमें चाहिए ही नहीं, तो सी भी गलत है। और डी कहता है ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने, तो ऑक्सीजन ग्रहण कर लिया, या फिर हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया है। यही बात तो मैंने लिखी थी बेटा। तो ऑप्शन नंबर डी जिसने दिया है वो बहुत सही आंसर दिया है। और यहां पर कितने लोगों ने दिया है? सर से चाहिए चॉकलेट। भाई सर तो यहाँ पे बांट रहे हैं ना, जितने का हम कोर्स बेच रहे हैं ना उतने की चॉकलेट आती है आजकल। अगर आप सही बात करें तो। ठीक है, जय माता।